गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। नाउ आज का लेक्चर हमारा अमेंडमेंट के लिए। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो क्लासेस तो अभी अटेंड कर चुके हैं बट अभी एग्जाम नवंबर 15 में है। इसका मतलब जिन्होंने अभी क्लासेस अटेंड किए उन्होंने पुराना पोर्शन पढ़ा है या मेरी पुरानी सीडीज देखी है, अब उनको अमेंडमेंट चाहिए। तो ये वो अमेंडमेंट है जो नवंबर 15 एग्जाम्स सीए फाइनल नवंबर 15 एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है। अब अमेंडमेंट शुरू करने से पहले एक कंफ्यूजन दूर करना चाहूंगा। काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज है सर्विस टैक्स की रेट को लेकर के। हमारे इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे पहले मैं सर्विस टैक्स के अमेंडमेंट कवर कर रहा हूं। सर क्या कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन है एग्जाम में सर्विस टैक्स की रेट 14% ले या 12.36%, क्योंकि 31 मई 2015 तक 12.36% की रेट थी, लेकिन 1 जून से 14% की रेट एप्लीकेबल हो गई। सर आईसीएआई ने कुछ बोला, हाल फिलहाल कुछ नहीं बोला, लेकिन 99.99% चांस नॉट श्योर चांस है कि 12.36% की रेट ही एप्लीकेबल होगी आपके एग्जाम में। लेकिन फिर भी अगर कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए पॉइंट ऑफ टैक्सेशन का रूल 4 में यहां पे सबसे पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं। उस रूल से आपको यह मालूम चलेगा कि कौन सी सिचुएशन में 12.36% की रेट एप्लीकेबल करनी है और कौन सी सिचुएशन में 14% की रेट एप्लीकेबल करनी है। जैसे देखो, एग्जाम में आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि सर्विस कब प्रोवाइड की। ये चेंज इन टैक्स रेट का क्वेश्चन है। इसके लिए रूल 4 ऑफ पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल 2011 एप्लीकेबल होगा। चेंज इन टैक्स रेट का है। सबसे पहले आप क्या देखोगे, सर्विस कब प्रोवाइड की गई थी। सर्विस प्रोवाइडेड बिफोर चेंज इन टैक्स रेट, मतलब सर्विस जो है वो 31 मई से पहले ही प्रोवाइड कर दी गई, बिफोर चेंज इन टैक्स रेट। इसका मतलब सर्विस कब प्रोवाइड कर दी गई, 31 मई 2015 या उससे पहले, 31 मई 2015 या उससे पहले, मतलब 1 जून से पहले प्रोवाइड कर दी गई। तब वो क्या बोलते हैं, डेट ऑफ इनवॉइस। जो भी क्वेश्चन में या जो भी सिचुएशन उसमें इनवॉइस कब इशू किया वो वाली डेट, और डेट ऑफ पेमेंट, और आपको पैसा कब मिला, सर्विस प्रोवाइडर को पैसा कब मिला, डेट ऑफ पेमेंट। इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, जो भी डेट पहले की होगी उस डेट को आप देखना कि वो डेट 31 मई या उससे पहले के तो 12.36%, वो डेट अगर 1 जून या उसके बाद के तो 14%। देखो डेट ऑफ इनवॉइस आपको क्वेश्चन में दी हुई रहेगी। मान लो डेट ऑफ इनवॉइस आता आपका 2 जून, डेट ऑफ पेमेंट जो है वो आता आपका 28 मई, विच एवर इज अर्लियर 28 मई तो 12.36%। लेकिन ये आता आपके 2 जून, ये आता आपके 10 जून, विच एवर इज अर्लियर 2 जून, और 2 जून को रेट क्या थी 14%। समझ में आया, 14%। तो हमारे को ये पॉइंट ऑफ टैक्सेशन से खाली एक डेट कैलकुलेट करनी है। वो डेट अगर 31 मई या उससे पहले की है तब तो 12.36%, उसके बाद की है तो 14%। ओके, गॉट इट। नाउ अगर सर्विस टैक्स रेट चेंज होने के बाद में प्रोवाइड की गई है, मतलब 1 जून या उसके बाद में, दो केस होंगे। केस नंबर 1, इफ इनवॉइस इशूड एंड पेमेंट रिसीव्ड बिफोर चेंज इन टैक्स रेट, मतलब इनवॉइस भी इशू हो गया 31 मई या 31 मई या उससे पहले, और पेमेंट भी 31 मई या उससे पहले मिल चुका आपको, तब डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो भी डेट पहले की डेट होगी, अर्लियर डेट, इन दोनों में से वो डेट कौन सी है ये पता लगाओ। और वो डेट जो भी आती है वो 31 मई या उससे पहले के तो 12.36% और उसके बाद की है तो 14%। ओके,
आइदर इनवॉइस इशूड और पेमेंट रिसीव्ड बिफोर चेंज इन टैक्स रेट, या तो इनवॉइस पहले इशू हुआ या पेमेंट पहले हुआ। इसका मतलब दोनों में से एक चीज पहले हुई और एक बाद में हुई। याद रखना, दोनों में से एक चीज पहले हुई, एक चीज बाद में। इनवॉइस पहले इशू हुआ, पेमेंट टैक्स रेट चेंज होने के बाद में हुआ, या पेमेंट पहले हो गया और इनवॉइस टैक्स रेट चेंज होने के बाद में इशू हुआ। तब डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज लेटर, जो भी बाद की डेट होगी उस डेट को जो रेट एप्लीकेबल होगी उसके अकॉर्डिंग आपको ड्यूटी पे करनी। जैसे बाद की रेट आती है 10th जून, ये है 10th जून, ये है 25 मई, विच एवर इज लेटर 10th जून, क्या है 10th जून, तो क्या लोगे यहां पे रेट 14%। ये मान लो 25 जून होता है यहां पर जून, और ये होता है 10th में। क्या करते हैं आप, विच एवर इज लेटर 14%। सर एक बात बताओ, अगर इनवॉइस भी बाद में इशू होता, पेमेंट भी बाद में होता, कॉमन सेंस की दो बात है दोस्तों, सर्विस भी बाद में प्रोवाइड कर रहे हो टैक्स रेट के, इस केस में इनवॉइस भी बाद में इशू होता, पेमेंट भी बाद में होता, तो रूल नंबर 3 लगता पॉइंट ऑफ टैक्सेशन का। समझ में आया? अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, 14% कब लगेगा, 12.36% कब लगेगा। ये आपका जो न्यू एडिशन है, मेरा 6th एडिशन सर्विस टैक्स का 6th एडिशन है, 6th एडिशन के अंदर आपको मिल जाएगा पेज नंबर 43 पर प्रॉब्लम नंबर 4, प्रॉब्लम नंबर 5 इसी तरह की प्रॉब्लम्स है, कब कौन सी रेट एप्लीकेबल होगी। और अपना ये जो एडिशन है सर्विस टैक्स का, ये अब तक की सबसे यूं कह सकते हैं कि किस तरह से इस बुक को बनाया गया है, जिसमें पूरा डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन है। ये मेगा एग्जाम्शन है जो बहुत ही टफ होती है, समझने के लिए काफी इजी रहेगी क्योंकि पूरा डायग्रामेटिकल फॉर्म में दिया है। जगह जगह हमने बुक के अंदर चार्ट जो है फ्लो चार्ट वगैरह वो प्रेजेंटेशन दिया है, जहां पे फ्लो चार्ट जरूरी थे वहां पे फ्लो चार्ट के रूप में प्रेजेंट किया गया है ताकि चीज को समझना इजी रहे। समरी दी गई है, चैप्टर एंड होता तो उसके बाद में समरी, इवन यहां तक कि बुक के शुरुआत में, हर मॉड्यूल के शुरुआत में 3 मॉड्यूल है अपने, एक्साइज का अलग, कस्टम्स का अलग, सर्विस टैक्स का अलग, हर मॉड्यूल के शुरुआत में अमेंडमेंट अलग से भी दिए हैं और बुक के अंदर भी दिए हैं। अपनी ये जो बुक है वो जून तक के अमेंडमेंट कवर करती है, तो जून तक के अमेंडमेंट कवर करती है। बट सीए इंस्टीट्यूट जो है 80-85% अमेंडमेंट 30 अप्रैल तक के पूछते हैं। कभी कभार मई जून के भी आ जाते हैं, तो वो आपको न्यूज़लेटर अलग से आता है उनका, या सप्लीमेंट्री आती है उनकी, या आरटीपी आती है, तो उसके अंदर मेंशन होता है कि कौन से अमेंडमेंट मई जून के भी पूछे जा सकते हैं। तो हमने इसमें वो भी कवर किया है। अगर आपके ऐसा लगता है कि भाई सर हमारे को जून के अमेंडमेंट या मई के अमेंडमेंट तो इंस्टीट्यूट ने नोटिफिकेशन में दिया ही नहीं है, या सॉरी इंस्टीट्यूट का जो आरटीपी आता है उसमें कवर ही नहीं है, तो वो इसमें से मत पढ़ना, स्किप कर देना, क्योंकि अपन ने 14% की रेट से भी क्वेश्चन सोल्व किए और 12.36% की रेट से भी क्वेश्चन सोल्व किए, तो पता नहीं कब कौन सा पूछ ले, इसके लिए बराबर है। पहले हमारी ये वाली बुक थी, अभी हमारी ये वाली बुक है। पहले का एडिशन जो है वो अभी मैं आपको जब अमेंडमेंट करेंगे तो हो सकता है कि कई स्टूडेंट के पास मेरी ये वाली बुक हो, और हो सकता है कई स्टूडेंट्स के पास नई वाली बुक हो। तो अमेंडमेंट के वक्त मैं बताऊंगा कि पुरानी बुक में क्या था, जो हट करके अब नई बुक में क्या अमेंडमेंट हो गया, जो आपके नवंबर में एप्लीकेबल है। ये वो नहीं आते कि कुछ अमेंडमेंट इस बुक में ऐसे भी हैं जो नवंबर में एप्लीकेबल नहीं होंगे, तो नहीं होंगे तो इसका मतलब जो अमेंडमेंट मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ वो नवंबर में एप्लीकेबल है। उसके अलावा कुछ एडिशनल अमेंडमेंट है तो मैं 16 एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है वो। ओके, वैसे हमने बुक में भी मेंशन कर रखा है कि नवंबर के लिए, नवंबर 15 के लिए कौन कौन से अमेंडमेंट एप्लीकेबल हो सकते हैं और कौन से हैं जो मैं 16 के लिए जाएंगे। तो मैं 16 के लिए इन्होंने नोट दिया है इस बुक में हमने, और अभी हम शुरू करते हैं हमारे अमेंडमेंट। सबसे पहले एक काम कीजिए, आप इसको एक और कॉपी कर लीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा इशू ये चेंज इन टैक्स रेट को लेकर के चल रहा मार्केट में।
ना हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट 14% वाला तो क्या वो कंफ्यूजन था, तो वो मैंने दूर किया। अमेंडमेंट अब शुरू करते हैं। सर्विस टैक्स का हमारा पहला अमेंडमेंट हम कवर करते हैं। आपका ये जो फर्स्ट अमेंडमेंट है ये वो है आपके गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से रिलेटेड। सर ये क्या है? ये कहते हैं कि अगर कहीं पे भी रिवर्स चार्ज मेथड एप्लीकेबल होता है, कौन सा मेथड? रिवर्स चार्ज मेथड। सर रिवर्स चार्ज क्या होता है? जहां पर ड्यूटी पे करने की लायबिलिटी सर्विस रेसिपिएंट की होती है। सर वैसे ही तो सर्विस रेसिपिएंट पे करता है। सर्विस प्रोवाइडर सर्विस रेसिपिएंट से कलेक्ट करता है और डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइडर पे करता है। तो डिपार्टमेंट को पे करने की लायबिलिटी किसकी होती है, वो मेन देखा जाता है। तो कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे केसेस जिसमें डिपार्टमेंट को पे करने की लायबिलिटी सर्विस प्रोवाइडर की नहीं, सर्विस रेसिपिएंट की होती है। जैसे जिन्होंने मेरी पुरानी सीरीज देखी थी जो मैं 15 एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल थी, उनमें हमने पढ़ा था नागिन 10 रे। ये की है नागिन 10 रे। उसके अंदर एन का मतलब हमने पढ़ा था नॉन टैक्सेबल टेरिटरी का पर्सन अगर सर्विस प्रोवाइड करता है। एक का एडवोकेट, जो एडवोकेट फॉर्म वगैरह होती है वो अगर किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड करती है, बराबर कुछ टर्म्स कंडीशन भी थी उसकी। नेक्स्ट जीटी अगर बिजनेस एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड करता है तो ये जीटी है। और अगर ये बिजनेस एंटिटी है, कौन है? बिजनेस एंटिटी। कौन है? बिजनेस एंटिटी। जैसे कोई कंपनी, बॉडी, कॉर्पोरेट, रजिस्टर्ड फॉर्म वगैरह वो सब, तो बिजनेस एंटिटी। तब रिवर्स चार्ज मेथड एप्लीकेबल होता है। कौन सा मेथड एप्लीकेबल होता है? रिवर्स चार्ज मेथड एप्लीकेबल होता है, बराबर है। तो रिवर्स चार्ज मेथड जो है वो पुराना का ही है। 2-3 चीजें उसमें अभी नई ऐड हुई है जो मैं आपको बताऊंगा आगे और कौन कौन सी इंक्लूड है। बट क्वेश्चन अपना ये है कि अगर जीटीए किसी एक्सपोर्टर को सर्विस प्रोवाइड करता है, क्वेश्चन है कौन सी सर्विस? अब ऑब्वियसली जीटीए है तो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की प्रोवाइड करेगा, लेकिन कहां से? फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ रिमूवल, मतलब फैक्ट्री से, बराबर, वेयरहाउस से, डेपो से, वहां से माल उठाता है टू एन इनलैंड कंटेनर डेपो, कस्टम्स फ्रेट स्टेशन, पोर्ट, कस्टम पोर्ट, एयरपोर्ट और लैंड कस्टम स्टेशन। यहां तक अगर गुड्स लेकर के जाता है, यहां तक गुड्स लेकर के जाता है कौन? जीटीए। कहां से? बिजनेस एंटिटी जो है उसकी फैक्ट्री, डेपो या वेयरहाउस से। कहां पे लेकर के जाता है? लैंड कस्टम स्टेशन, एयरपोर्ट, पोर्ट, इनलैंड कंटेनर डेपो या फ्रेट स्टेशन, कस्टम्स फ्रेट स्टेशन जो होते हैं वहां तक अगर लेकर के जाता है तो याद रखना जो भी ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस होंगे वो पूरा एग्जम्प्ट है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एग्जम्प्ट। दूसरा, कस्टम फ्रेट स्टेशन से या इनलैंड कंटेनर डेपो से आप पोर्ट, एयरपोर्ट या लैंड कस्टम स्टेशन तक भी लेकर के जाते हो तो वो भी एग्जम्प्ट है। मतलब ये इस आदमी, ये बिजनेस एंटिटी, इस बिजनेस एंटिटी का गुड्स कस्टम फ्रेट स्टेशन से उठा करके पोर्ट, एयरपोर्ट या लैंड कस्टम स्टेशन तक लेकर के जाते हैं, या इनलैंड कंटेनर डेपो से उठा करके पोर्ट, एयरपोर्ट या लैंड कस्टम स्टेशन तक लेकर के जाते हैं, उस केस में सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट। ओके, बट याद रखना ये तभी एग्जेम्प्ट होगा जब रिवर्स चार्ज होगा। तो इसको कॉपी करने से पहले लिख लो फर्स्ट अमेंडमेंट, राइट डाउन एग्जम्पशन टू टैक्सेबल सर्विसेज, हेडिंग लिखो एग्जम्पशन टू टैक्सेबल सर्विसेज received by exporter of goods and used for export of goods। देखो इसमें एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल कब होगा, ये वाला एग्जम्पशन कब मिलेगा, उसकी कंडीशन लिखो एप्लीकेबल if the exporter is the person liable to pay service tax as recipient
अंडर रिवर्स चार्ज मेथड, अंडर रिवर्स चार्ज मेथड। नाउ कॉपी दिस। ये जो है ना जीटीए, ये सर्विस प्रोवाइडर है, याद रखना, और ये सर्विस रेसिपिएंट है। ये टैक्स पे करने के लिए लायबल होगा तो ही ये एग्जम्पशन मिलेगी। कॉपी। ना अब जो हम यहाँ पे अमेंडमेंट कवर कर रहे हैं उसमें सर्विस टैक्स के मेगा एग्जम्पशन में काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं। मेगा एग्जम्पशन की जो एंट्रीज थी, अगर आपने मेरी सीरीज देखी है पुरानी, तो उसमें एक मेमोरी टेक्निक काम में ली गई थी, याद है? बमन ईरानी, अनुपम खेर, याद आ रहा है? चार्ली चैपलिन, यस। तो हमने वो टेक्निक काम में ली थी। मैं उसी टेक्निक की हेल्प लेते हुए आपको यहाँ पे अमेंडमेंट करवा रहा हूँ। उसका रीजन ये है कि आपने वो टेक्निक देखी है, वो टेक्निक पढ़ी है, तो आपको मालूम रहना चाहिए उस टेक्निक के हिसाब से किस हिसाब से कैसे चेंजेस है। अपनी दोनों नई बुक पुरानी बुक में भी मैं कंपैरिजन करते हुए बताऊंगा, ताकि आप क्या उसको एडिशन पुरानी बुक है तो क्या कट करना है, क्या ऐड करना है, वो आपको आइडिया रहे। सबसे पहले एंट्री नंबर 2 में अमेंडमेंट आया। एंट्री नंबर 2 क्या पढ़ा था हमने? आपकी जो पुरानी बुक है उसके अंदर देखो, मेगा एग्जम्पशन बुक में 2 जगह दी हुई है। एक तो लिस्ट पूरी डिटेल में, दूसरा डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन में दिया हुआ है। देखो ऐसा, ये जूम करना, बराबर। अब ये जो पुरानी बुक है, पुरानी बुक में एंट्री नंबर 2 में चेंज हो गया है। एंट्री नंबर 2 में कुछ हटा, कुछ नहीं है, नया एडिशन हुआ है कि भाई डॉक्टर की कोई भी सर्विस, हमने पढ़ा था क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर, पैरामेडिक्स अगर कोई भी सर्विस देते हैं वो मेगा एग्जम्पशन में कवर है, ये हमने पढ़ा था। इसमें चेंज किया क्या, एक नया पॉइंट जोड़ दिया इसमें, वो हमारी न्यू बुक में है। यहां पर ऑल एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइडेड टू पेशेंट्स आर एग्जम्प्टेड। इसका मतलब जो भी एम्बुलेंस सर्विसेज होगी वो सारी एम्बुलेंस सर्विसेज भी एग्जम्प्टेड है। ये मालूम है, ये 108 एम्बुलेंस सर्विस है। क्या होता है, किसी का एक्सीडेंट हुआ, इमीडिएटली फोन किया आपने, एम्बुलेंस आती है, पेशेंट को लेकर के हॉस्पिटल जाती है, वो पैसा तो लेगी थोड़ा बहुत, जो भी पैसा वो चार्ज करते हैं सर्विस टैक्स चार्ज नहीं होगा उस पर, एग्जम्प्ट है। ओके, तो एम्बुलेंस सर्विसेज इसमें ऐड कर दिया गया एंट्री नंबर 2 में। ये एंट्री नंबर 2 के बाद में अपना अमेंडमेंट आता है एंट्री नंबर 12, 13 एंड 14। सर 12, 13, 14 याद करो। बिंदु दारा सिंह, छेदी सिंह, सोनू सूद, डैनी, एयरपोर्ट, लो कॉस्ट वाला फ्लाइट, याद आ रहा है? हाँ, डैनी का लो कॉस्ट का फ्लाइट था एयरपोर्ट के नजदीक, रिपेयर मेंटेनेंस का काम, याद है? दैट्स गुड। तो उससे रिलेटेड अमेंडमेंट है। कुछ चीजें डिलीट कर दी गई है इसमें से, कुछ चीजें डिलीट कर दी गई जो आपकी पुरानी बुक में है। देखो, पुरानी बुक में एंट्री ये मिलेगी आपको पेज नंबर 130 पे, और न्यू बुक में ये एंट्री मिलेगी आपको पेज नंबर 140 पे, बराबर। देखो 12, 13, 14 एंट्रीज दी गई है कंस्ट्रक्शन सर्विस आपकी पुरानी बुक में, जिसमें से सबसे पहले हम आते हैं एंट्री नंबर 12 पे। वो एंट्री बोलती है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमिश्निंग, इंस्टॉलेशन, कंप्लीशन, फिटिंग आउट, रिपेयर, मेंटेनेंस, रिनोवेशन, ऑल्ट्रेशन, ये कोई भी सर्विस अगर आप प्रोवाइड करते हो टू गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी, एंट्री नंबर 12 बोलता है, तो वो एग्जम्प्ट होती है। बट कौन सी सर्विस? तो उस वक्त पुराना क्या था, हॉर्स प्लांट। क्या था हमारा? हॉर्स प्लांट।
जिसमें हमने क्या पढ़ा था, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, ओ का अदर इरिगेशन वर्क, आर का रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, सी का सिविल स्ट्रक्चर, ई का एजुकेशनल क्लिनिकल आर्ट एंड कल्चरल एस्टेब्लिशमेंट, और पी का प्लांट पाइपलाइन प्लांट फॉर वाटर सप्लाई वगैरह ये सब। सर इसमें चेंज क्या हुआ, इसमें चेंज कुछ नहीं हुआ दोस्तों, डिलीशन आ गया, डिलीट हो गया, कुछ पॉइंट डिलीट हो गए। सर क्या बात करते हो, इसमें हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट बचा है खाली, वो रखा है, ओ का अदर इरिगेशन वर्क रखा है, और पाइपलाइन प्लांट वाला रखा है। इसका मतलब जानते हो आप, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स जो एमपी एमएलए के लिए बनाए जाते थे, एमपी एमएलए के लिए गवर्नमेंट, क्योंकि देखो ये कंस्ट्रक्शन सर्विस आप गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हो, वो कवर की गई थी मेगा एग्जामिनेशन में एंट्री नंबर 12 में। तो उनके लिए एमपी एमएलए के लिए जो भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बनाई जाती थी रहने करने के लिए, गेस्ट हाउस वगैरह, वो कंस्ट्रक्शन का काम आज के बाद अगर आप लोग करोगे, आप जो सर्विस प्रोवाइड करोगे गवर्नमेंट को, टैक्स लगेगा, उस पर टैक्स लगेगा। क्या बात करते हो सर, यस, ये आपके एग्जाम में एप्लीकेबल है। दूसरा आपके इसमें से सिविल स्ट्रक्चर फॉर अदर देन कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड अदर बिजनेस एंड प्रोफेशन जो था वो भी डिलीट। इसका मतलब किसी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो गवर्नमेंट का है, किसका है, गवर्नमेंट का बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, उसके लिए पहले जो कंस्ट्रक्शन वगैरह करते थे एग्जाम था, अब नहीं है, सर्विस टैक्स लगेगा क्योंकि उसको डिलीट कर दिया गया है, बराबर। और एक आपके आता है स्ट्रक्चर फॉर यूज ऑफ एजुकेशनल क्लिनिकल आर्ट एंड कल्चरल एस्टेब्लिशमेंट, स्कूल्स वगैरह जो आप कंस्ट्रक्शन करते थे गवर्नमेंट के लिए, एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट वगैरह, अब आप कंस्ट्रक्ट करके बताओ, सर्विस टैक्स चार्ज होगा। पहले मेगा एग्जामिनेशन में था, अभी हटा दिया गया है, बराबर। तो 3 सर्विसेज जो है आपकी वो डिलीट हो चुकी है। अब कौन कौन सी सर्विस एंट्री नंबर 12 में डिलीट हुई है जरा लिख लो आप, मैं लिखवा देता हूं, डिक्टेट कर रहा हूं, आप लिख लीजिए। देखो, एग्जम्पशन रिलेटिंग टू वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, हेडिंग लिखो, एग्जम्पशन रिलेटिंग टू वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। ये मतलब जो मैं लिखवा रहा हूं ना, ये मेगा एग्जम्पशन के 3 वो पॉइंट लिखवा रहा हूं जो अब टैक्सेबल हो चुके हैं, पहले एग्जाम थे। फर्स्ट लिखो, ए सिविल स्ट्रक्चर और एनी अदर ओरिजिनल वर्क्स and or any other original works mean predominantly for use other than for commerce industry or any other business or profession अब समझो इस पॉइंट को। पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट की कोई फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी है, उसका कंस्ट्रक्शन करना है, आपने क्या, सर्विस टैक्स लगेगा, बराबर। लेकिन उन्होंने बोला कि बिजनेस इंडस्ट्री के अलावा, बराबर, दूसरा कोई भी कॉमर्स मतलब कमर्शियल एक्टिविटीज के अलावा किसी और पर्पस के लिए गवर्नमेंट कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क करवा रही है आपसे, वो पहले एग्जेम्प्ट होता था, अब वो एग्जेम्प्ट नहीं है, अब वो टैक्सेबल होगा। सर ये अमेंडमेंट कब आया, 1 अप्रैल 2015 को, नवंबर एग्जाम में एप्लीकेबल है ये। सेकंड कौन सा डिलीट हो गया, जो पहले एग्जाम था अब नहीं है, ए स्ट्रक्चर मीन predominantly for use as an educational और सेकंड है a clinical or an art और कल्चरल एस्टेब्लिशमेंट। ये पहले क्या था, एग्जाम था, अभी क्या हो गया, ये टैक्सेबल। ये पुरानी बुक में एग्जाम मिलेगा, नई बुक में नहीं है, ये हटा दिया नई बुक में से। नेक्स्ट जो पॉइंट डिलीट हुआ इसमें, मतलब जिसको मेगा एग्जाम्पशन में नहीं लिया गया, अब टैक्सेबल है। नेक्स्ट लिखो, ए रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स predominantly
मीन फर्स्ट सेल्फ यूज, मतलब गवर्नमेंट खुद के लिए बना रही है। सेकंड, द यूज ऑफ देयर एम्प्लॉय, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए, जैसे रेलवे के क्वार्टर वगैरह होते हैं ना, तो रेलवे क्या है, गवर्नमेंट की अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी में आती है। तो गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय के लिए, रेलवे के एम्प्लॉय के लिए क्वार्टर्स वगैरह बनाते थे, और मैं वो क्वार्टर बनाने का काम करता था, मैं कंस्ट्रक्शन सर्विस प्रोवाइड करता था उनको। वो पहले एग्जाम थी, अब नहीं है, अब टैक्सेबल है। थर्ड, अदर पर्सन, एमएलए एमपीज वगैरह के लिए बनाया गया, टैक्सेबल है। ओके सर। सर एंट्री नंबर 13 में कोई चेंजेस, 13 में कोई चेंज नहीं है, 14 में है सर। फिर 13, क्योंकि तीनों मैंने लिंक में आपको याद करवाई थी, 12, 13, 14 एक ही साथ याद करवाई थी, इसलिए यहां पे लिखा था कि आपको समझने में आसानी रहे। एंट्री नंबर 14 में क्या चेंज है सर? देखो एंट्री नंबर 14 आप जरा देखोगे ना अपनी बुक में, पुरानी बुक में और न्यू बुक में भी चाहो तो देखो, उसमें लिखा था कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग और इंस्टॉलेशन वर्क, सर्विस रिलेटेड टू एन एयरपोर्ट, पोर्ट, रेलवे इंक्लूडिंग मोनोरेल, बराबर है। तो इसमें क्या हो गया, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसमें से जो एयरपोर्ट वर्ड है वो आपको डिलीट करना है। बुक के अंदर पोर्ट वर्ड भी डिलीट हो गया, पोर्ट को डिलीट नहीं करना, खाली एयरपोर्ट डिलीट होगा। क्या डिलीट होगा? सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट डिलीट होगा। क्या डिलीट होगा? एयरपोर्ट। तो अपनी बुक में भी करेक्शन करो, सिर्फ एयरपोर्ट को डिलीट करो। मतलब सर एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन आप करते हो, इरेक्शन वर्क करते हो या कमीशनिंग और इंस्टॉलेशन वर्क होता है एयरपोर्ट पर, वो टैक्सेबल है। सर पोर्ट पर आज भी अलाउ है, पोर्ट पर आज भी अलाउ है। आपके इसी बुक के पेज नंबर